जो आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की जो बहुत ही कमाल की है वो ये है कि इनको राजनीति में एक गिरावट के नए कीर्तिमान स्थापित करने का एक बड़ा जबरदस्त अनुभव है और इनके जो नए नए हथकंडे होते हैं वो उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता है। तो हम ये सोच के चलें कि जो परिपाटी रही है उस पर सोचते हुए चलें कि ऐसा होगा वैसा होगा, इससे ज्यादा ये सोच के कुछ नई चीज करते हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी ने गिरफ्तारी होने से, उनको निश्चित रूप से अंदाजा था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, उसके पहले से ही उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। एक सर्वे जिसकी विश्वसनीयता के बारे में ना आप कुछ दावा कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, कि वो एक सर्वे हुआ जिसमें दिल्ली की जनता, मेरे से तो किसी ने आप लोगों से पूछा गया, मुझे नहीं पता कितनों से पूछा गया कि जनता चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा अरविंद जेल से शासन करे। ये किससे पूछा गया वो उन्हीं को पता होगा और किसने बताया वो उसी को पता होगा, मुझे तो पता नहीं ना, मेरे किसी जानने वाले से पूछा गया। तो एक राजनीति में एक जो गिरावट के एक नए नए जो कीर्तिमान ये पार्टी देती है वो अपने आप में एक बहुत ही, मैं तो उसे कहूंगा तारीफ के काबिल भी है कि आप यहां तक सोच पा रहे हैं। नहीं तो भारतीय राजनीति में तो एक परिपाटी पे ही पिछले 70 साल से लोग चलते चले आ रहे थे। तो अब यहां प्रतीक्षा में नए सिरे से अपनी असल बात को शुरू करना चाहूंगा कि आप दो चीजें होती हैं राजनीति में। एक होती है आप कानूनी तौर पे कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और दूसरी चीज होती है नैतिकता। तो क्या जेल से बैठ के शासन करना, सरकार चलाना आप कानूनी रूप से भले कर सकते हैं, कोई ना कोई दांवपेच होगा, मुख्यमंत्री हैं आप आम आदमी दुनिया भर के दांवपेच निकाल लेता है, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं निकाल पाएगा? आपने निकाल लिया और आप शासन करें, लेकिन क्या ये नैतिक रूप से सही था? क्या आप नैतिकता वो उसके दायरे में रह के क्या एक मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलानी चाहिए? और आप जो उनके आदेश थे अगर आप उसको देखें तो हंसी आएगी। उन्होंने जो पहला आदेश निकाला था कि दिल्ली में जल आपूर्ति ठीक की जाए और सीवर की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, ये क्या इनके जेल में जाते ही ये 3 दिन में समस्या पैदा हो गई कि उन्हें वहां से आदेश निकालना पड़ गया? क्या ये समस्या 10 साल पुरानी नहीं है जो उनको वहां? ये सिर्फ इनकी राजनीति में जो अपना एक मुखौटा बना के चलना कि जनता से सिंपैथी लेना, सिर्फ उसकी ये एक तरह से चाल है। और लेकिन इस बार में एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि कम से कम इनकी राजनीति की स्टाइल अब लोगों को समझ में आने लगी है। अब उसमें होगा क्या वो तो चुनाव में पता लगेगा, लेकिन जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। वो स्टेक होल्डर जेल में जाने के बाद ज्यादा बन गए, उसके पहले तो नहीं थे। तो विधानसभा चुनाव में इसका क्या नतीजा होगा ये देखना पड़ेगा। कर रहे हैं अभी जैसे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट का जो फैसला, जो आदेश आया, असल में फैसला तो इस मामले में ट्रायल कोर्ट से होगा, पहला मुख्य बुनियाद जो बनता है। लेकिन चूंकि गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्होंने वहाँ पर रेड की थी और उसमें हाईकोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाते जो फैसला, जो आदेश दिया वो उनके लिए काफ़ी झटका देने वाला था। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये है कि हाईकोर्ट का आदेश जो सख्त था, और संजय सिंह के मामले में अगर आप सुप्रीम कोर्ट का देखें, उस वक्त जब संजय सिंह को जमानत हुई, ईडी को मानना पड़ा कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप जमानत दे दीजिए, क्योंकि वो उस पर जो है आर्टिकल 45 के जो पीएमएलए कानून है उसके तहत वो रिकॉर्ड पे लाने जा रहे थे, तो तुरंत पीछे हट गया ईडी। तो उसमें आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया कि आप देखिए संजय सिंह के खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, इसलिए पीछे हटना पड़ा। तो इस तरह के फैसले आते रहेंगे जब तक फाइनल ट्रायल कोर्ट से फैसला नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 240 लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे 2G के, ये मानते हुए प्रथम दृष्टया कि इसमें घोटाला है, सुप्रीम कोर्ट ने किए थे और हम सब ने उसको मान लिया था घोटाला हो गया। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बाद दोबारा छोड़ दिया, राजा को छोड़ दिया और कहा घोटाला हुआ ही नहीं, हम तो बैठे रहे, सीबीआई की सबूती पेश नहीं कर पाई। हालांकि अब कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने सीबीआई जो है उस पर सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, इतना अचानक सीबीआई को याद आया। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि ट्रायल के दौरान जिस तरह की कोर्ट से ऑब्जर्वेशन, टिप्पणियां, आदेश आते हैं वो कोई अंतिम नहीं होते हैं।
अंतिम तो वही होता है जब जो मूल केस है उसमें जो फैसला होता है, ट्रायल कोर्ट का होता है, उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो वो अंतिम माना जाता है। तो अरविंद केजरीवाल दोषी है कि नहीं दोषी है, ये तो तभी होगा फैसला जब ये मुंबई हाई कोर्ट में फैसला। संजय राउत के बारे में क्या कहा था उस समय ईडी को लेकर के, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। कितनी तगड़ी झाड़ पिलाई थी ईडी को, वो भी हाई कोर्ट ही था, मुंबई हाई कोर्ट, और कहा कि इसमें जिस तरह से किया गया पूरी तरह से वेंडेटा साबित होता है, मतलब बहुत तरीके से जो है। तो कोर्ट जो तथ्य सामने रखे जाते हैं उस हिसाब से अपना फैसला देता है, आदेश देता है। उसके बाद उसके ऊपर का कोर्ट उसको या तो उस फैसले को रद्द करे या उसको इग्नोर करे, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है। चुनाव आयोग को तो एक मद्रास हाई कोर्ट ने तो एकदम कह दिया था कि कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए इस पर, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया। तो ये हाई कोर्ट का फैसला किसी को फैसला अंतिम सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाता है। उसमें भी फिर रिवीजन होता है, उसमें भी फिर लार्जर बेंच, मतलब कानूनी प्रक्रिया हमारे ऐसी है। अरविंद केजरीवाल दोषी है कि नहीं दोषी, इसका अंतिम फैसला तो ट्रायल कोर्ट से ही होगा। और जैसे मैंने 2G का एग्जाम्पल दिया, लेकिन राजनीतिक जहाँ तक बात है, मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया केंद्र सरकार को इस मामले में, और फंसा ये दिया कि जेल से सरकार चलाने वाला फैसला करके। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी राय है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से कोई मुख्यमंत्री सरकार चलाए, कोई मंत्री जेल में रहते हुए विभाग चलाए, ये इसका संविधान में हो या ना हो, लेकिन ये राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी है। लेकिन मैं उनकी नजरिए से जो बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या फंसा दिया? फंसा ये दिया कि अब केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे, एलजी साहब हस्तक्षेप करें। हस्तक्षेप का मतलब क्या होगा? विधानसभा से कहें, क्योंकि दिल्ली विधानसभा साइनेडाई नहीं है, वो खाली 17 होता है, साइनेडाई जो है अनिश्चित काल के लिए। तो अब ऐसे में स्पीकर को कहेंगे कि आप नया नेता चुनिए। अब नया नेता, स्पीकर साहब का जवाब होगा ये कि नेता तो हमारा है, हम कैसे चुन लें, जगह तो खाली नहीं है, इस्तीफा दिया नहीं। तो कुल मिला के फिर केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो चलने दे। तो जो आतिशी जो कह रही है, जो आपका मूल विषय है आज का, कि आतिशी ने जो आरोप लगाया कि साजिश की जा रही है, मुझे तो आश्चर्य है कि अभी तक केंद्र सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप कर नहीं रहा। राष्ट्रपति शासन पर दूसरे राउंड में सबके पास राष्ट्रपति शासन के पास ही आ रही थी। हाँ, जी। तो ये ऐसा फंसाया उन्होंने कि अब अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो और बड़ा विक्टिम कार्ड खेलेंगे। देखिए 62 विधायकों वाली सरकार को जो है गिरा दिया गया, जबकि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है जेल वाली, और 2 बार हाईकोर्ट ने याचिकाओं को रिजेक्ट किया है। जो 2 याचिकाएं हुई ना हाईकोर्ट में, किसी हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, कि उनको कहा जाए पद छोड़े, तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं, हमारा ये मतलब नहीं है, वो उन पर छोड़ दिया। तो वो उसको आधार बनाएंगे। और अगर केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, मूक दर्शक बनी रहती, भाई चला लो जेल से लोग, तो कहेंगे देखो हम तो ठसक के साथ जेल से चला रहे हैं, हम तो हम चलाएंगे हम तो, और अपने वर्कर को कहेंगे देखिए हम जेल चला रहे हैं। तो कुल मिला के उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी एक दांव के रूप में रखने की कोशिश की है, एक सियासी दांव जो होता है। अब कितना सफल होगा, कितना होगा, तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे 4 जून को, तब पता लगेगा। क्योंकि दिल्ली, इसका प्रभाव जो भी पड़ेगा, बहुत, मैं नहीं मानता कि बहुत राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसका प्रभाव दिल्ली और थोड़ा बहुत इसका असर पंजाब में हो सकता है, जहां उनकी सरकार है। तो दिल्ली और पंजाब में कितना असर होता है, ये नतीजों से पता चलेगा। एक मनोवैज्ञानिक स्थिति भी थोड़ी सी कार्यकर्ताओं के बीच में आ जाती है इस तरीके के जब फैसले वगैरह आते हैं। तो रामकृपाल सर, पूरा सभी को आपने सुना, और कि ये मामला सब जुडिस है, इसलिए हर घटना पर जजमेंटल होने से हमें बचना चाहिए। आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम में या बहुत पहले मैंने एक बात कही थी, अमानतुल्लाह खां के मामले में जब हाई कोर्ट ने, यही ईडी का ही मामला था और वो बार बार नहीं पेश हो रहे थे, फिर उसके बाद जमानत के लिए जो गए थे वो तो फटकार लगाई थी, और उसमें लिखा था, बहुत साफ बात थी कि क्लासेस और मासेस के लिए 2 कानून नहीं हो सकते। आप जो डिफाई कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं ये प्राइमा फेसाई ये साबित होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए आदमी भाग रहा है। अगर आप इनोसेंट हैं तो जाइए। तभी मैंने कहा था कि अल्टीमेटली ये जो हेमंत सोरेन ने 9 समन किया, अगर 8वें पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते तो कहते कि अच्छा देखिए, उनको तो 9 समन भेजा तब गिरफ्तार किया, और केजरीवाल को 3 ही समन पे कर लिया। देखिए, कहने के तो कुछ भी होगा, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी दिन तैसी। अभी तो लोग अपने अपने पक्ष में, कोई आपका समर्थक है तो उधर की बात बोलेगा, उधर। मैं सिर्फ उस फैक्चुअल चीज पे जाता हूँ।
ये जो अरविंद केजरीवाल का पर जो मुकदमा शुरू हुआ है, आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया के केस में, बेल केस में सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा था कि 338 करोड़ तो पैसे आए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के पास कहाँ है? आप इंडिविजुअल इस तरह से चलोगे तो आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस किसी पर भी नहीं साबित कर पाओगे, 1 मिनट भी नहीं आपका केस चलेगा। इसमें ये लग रहा है कि ये पार्टी में गया है, तो आप पार्टी को क्यों नहीं पार्टी बनाते हो? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तब ईडी ने कहा था कि अच्छा, हम फिर इस पर हम काम करके फिर आपके सामने आएंगे। ये बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बिल्कुल पैसा आया है, पैसा पार्टी में खर्च हुआ है, लेकिन वो इंडिविजुअल, तब एक जो होता है वाइकेरियस लायबिलिटी, जिससे कंपनी के मामले में होता है कि कंपनी में आया, कंपनी के बिहाफ पे खर्च हुआ, कंपनी इज ए लीगल पर्सन, वो तो कोई फिजिकल पर्सन है नहीं, लेकिन समवन कंपनी के बिहाफ पे कुछ कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो लायबिलिटी अगर क्रिमिनल की होगी तो कोई व्यक्ति ही होगा। तब जाके केजरीवाल को इस तरह से किया गया है। जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो तमाम लोग, उनके जो समर्थक यात्रा है, वो एक नारा लगाते थे कि ये जो रेड्डी ने पैसा दिया है, ये अप्रूवर बनाया सरकार के प्रभाव में। बाकी हमारे मित्रों ने बात बता दी है। केजरीवाल ने जी ने जो कहा था कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, उसके जो डिक्टम आए हैं, ऑब्जर्वेशंस आए हैं, वर्डिक्ट तो एक लाइन की है कि आपकी गिरफ्तारी वैध है, एक लाइन की वर्डिक्ट है और बाकी सब डिक्टम है, ऑब्जर डिक्टा यानी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा है और बहुत सख्त चेतावनी दी थी कि अप्रूवर कोर्ट बनाती है, कोई अप्रूवर बनेगा या नहीं बनेगा ये कोर्ट का फैसला होता है, सरकार का या ईडी का फैसला नहीं होता है। तो आप जो ये कह रहे हो, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमने अप्रूवर को मंजूरी दी है, ये बहुत चेतावनी थी कि इस तरह की चीजें मत कीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो ईडी का कितना शरद चंद्र ने पैसा दिया, फलाना दिया, उन्होंने कहा कि दैट्स नॉट, वो अलग केस होगा, लेकिन हमने जिसको अप्रूवर माना है वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, किसी पार्टी का या ईडी का फैसला नहीं है। और संजय सिंह को भी जो जमानत मिली, एक बात समझ लेना चाहिए, हर केस अलग अलग होता है। एक तो संजय सिंह सरकार के पार्ट नहीं थे, वो सांसद थे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सारा मामला है वो लिकर केस से रिलेटेड है, हो सकता है उसमें उधर रहा हो, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये इनके संजय के मामले में कहा है कि ये नजीर नहीं है, इसे किसी भी नजीर के रूप में बाद में नहीं देखा जाना चाहिए। अब रही बात ये कि देखिए, मंडे को, परसों ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने लाइकली है कि मंडे को आएगा, तो फाइनल फैसला क्या आता है केजरीवाल पर, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। जब मंडे को सुप्रीम कोर्ट से चीजें आ जाएंगी तब कहूंगा। अभी मैंने हाई कोर्ट पे बात कही थी। रही बात एक चीज की, ये केजरीवाल का केस कोई पहला केस नहीं है। मैं 80 में टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे में था, अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री थे, इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान नाम से एक उन्होंने बनाया था और बाकायदा उससे चेक पेमेंट ले रहे थे। वो केस उछला, अरुण शौरी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, बड़ा हंगामा हुआ और इसी तरह की चर्चा की, तो भ्रष्टाचारों का वो है, पैसा उगाही हो रही है। अंतिम में इंदिरा गांधी ने उनसे कह दिया कि आप इस्तीफा दे दो। अब्दुल रहमान अंतुले को इस्तीफा देना पड़ा। सालों साल केस चला, अब्दुल रहमान अंतुले बेदाग छूट गए, लेकिन उनको कोई सिंपैथी नहीं मिली। फिर कभी वो मुख्यमंत्री नहीं हुए। मदन लाल खुराना, डायरी केस, मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, एक बार छोड़ दिए, कोई सिंपैथी नहीं हुई, कहीं कुछ भी नहीं। जनता इतना लंबा सिंपैथी पर नहीं जाती है कि हु आज कर रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत बड़ा, 4 जून को भी पता चल जाएगा। कोर्ट ने अगर किसी के खिलाफ कुछ कहा है स्ट्रिक्टली, आज इस देश की जनता किसी पर भरोसा न करे, पॉलिटिकल पार्टीज पर, लेकिन वो कोर्ट की टिप्पणियों पर
हालांकि वो पढ़ती नहीं ज्यादा, लेकिन अगर ये चीजें आजकल डिजिटल मीडिया से सब जगह जा रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। एक आदमी जो नैतिकता की बात करके रामलीला मैदान में इतना बड़ा आया था, उसको क्या जरूरत पड़ गई कि एक पर एक फ्री बोतल। अब सिंपल सी चीज है, एक आदमी जो बहुत बड़ा गांधीवादी और अन्ना हजारे के मूवमेंट में वो आकर के एक ऐसी स्कीम ला रहा है कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या होगा, लेकिन मंडे को इंतजार करते हैं। रही ये बात है, संविधान में बहुत सारी अभी ग्रे एरिया है। कोई अगर ये सोचता है कि उस ग्रे एरिया का फायदा मजा लेकर के उठा ले, तो मैं समझता हूं अल्टीमेटली सफलर वही होगा जो उस ग्रे एरिया का फायदा उठा रहा है। संविधान निर्माताओं ने यह नहीं सोचा होगा कि कोई मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा, उस पर इतना बड़ा आरोप होगा, फिर भी वो कहेगा कि नहीं संविधान में है ही नहीं तो हम नहीं देंगे। तो देखिए, ये देश लोकतंत्र भी रहेगा, संविधान भी रहेगा, ऐसी चीजें आएंगी, इनका हल भी निकलेगा। जो नई सरकार आएगी वो व्यवस्था भी करेगी आगे कि आगे, ताकि ऐसा फिर न हो, ताकि सनद रहे। तो केजरीवाल जो कर रहे हैं ताकि सनद रहे। तो सवाल है ही, आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हुआ था और वो एक मूवमेंट से, एंटी करप्शन मूवमेंट से एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। तो अब अगर करप्शन के मुद्दे पे उनके इतने सीनियर लीडर, उनके मुख्यमंत्री, संयोजक फंस रहे हैं तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो है ही। लेकिन हमें देखिए, जैसा कि अभी सबने कहा, हाईकोर्ट की टिप्पणी या जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस है उसको हम लास्ट वर्ड ना मान के चलें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस बस परसों आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है बहुत कुछ उस पर निर्भर होगा। अभी जो टिप्पणी हाईकोर्ट की आई है, बेसिकली जो मटेरियल उनके सामने रखा गया है, बेस्ड ऑन दैट वो टिप्पणी आई है। तो उसको हम जजमेंट मान ले कि उनको करप्ट डिक्लेयर कर दिया गया और उनकी अरेस्ट बिल्कुल लीगल डिक्लेयर कर दी गई। हमको उससे थोड़ा बचना चाहिए। जहां तक दूरगामी की इम्पैक्ट की बात आप कर रहे हैं, दूरगामी तो नहीं, लेकिन हाँ इमीडिएटली चूंकि चुनाव शुरू होने, मतलब कैंपेनिंग शुरू हो गई है, 19 तारीख को पहला फेज चुनाव का शुरू हो जाएगा, उसका इस मुद्दे का असर तो जरूर दिखाई देगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेंटर के लिए एक सांप छछूंदर वाली गति पैदा हो गई है कि उन्होंने किसी एक चीफ मिनिस्टर को, उनके खिलाफ इतने सबूत हैं कि पकड़ लिया, जेल में भी डाल दिया। अब वो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, सबको पता है उनकी अपनी अलग स्टाइल की पॉलिटिक्स है, वो अड़ा बैठा है कि मैं जेल से ही चीफ मिनिस्टर रहूंगा। अब सेंटर फंस गया है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे। सरकार डिसमिस करते हैं तो उनकी थोड़ी सी बदनामी होती है, क्योंकि चुनाव का प्रोसेस है और उसकी वजह से थोड़ी सहानुभूति हो सकता है आम आदमी पार्टी को मिल जाए, तो उसकी वजह से चुनावी नुकसान हो सकता है। अगर वो चलने देते हैं तो थू तो वैसे भी होगी कि अगर चलने दे रहे हैं, जेल में बैठ के वो कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो इसका मतलब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो जो कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है उसमें सच्चाई है। तो अब दोनों तरफ से सेंटर फंस गई है और ये केजरीवाल की बड़ी सोची समझी, मुझे लगता है कि एक चाल थी कि उन्होंने 9वें सम्मन पे जाके अपने आप को सरेंडर किया। अगर पहले कर देते तो 3-4 महीना जेल में रहते तो चर्चा थोड़ी शांत हो जाती। अब चूंकि ताजा जेल में गए हैं तो अब वो चर्चा भी में भी है वो, और सेंटर से कुछ करते भी नहीं बन रहा है। दूसरा, इस जो जेल के सलाखों के पीछे जो अरविंद केजरीवाल की फोटो लेके अब सारे उनके कार्यकर्ता कैंपेन चला रहे हैं, घूम रहे हैं, इसका एक बहुत इवोकेटिव मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है। एक वो कि बेचारा आदमी, इसको देखो जेल में डाल दिया, वहाँ हेमंत सोरेन भी जेल में पड़े हैं। तो मैं बाकी लोगों की इस बात से नहीं सहमत हूँ कि सिर्फ दिल्ली, ये लार्जर पर्सपेक्टिव में लोग देखने लग जाएंगे कि वहाँ एक हेमंत सोरेन है, वो भी जेल में है, यहाँ अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो एक चुनाव के माहौल में इस तरह का मैसेज जनता के मन में बैठना, थोड़ा उसका असर होता है। और दूसरा, जनता बहुत ज्यादा लीगली इस पे नहीं जाती है कि कोर्ट ने ये कह दिया तो वो आदमी करप्ट हो गया। अगर उस पे वाकई में होता तो लालू यादव की पार्टी आज बिहार में इतनी स्ट्रांग ना होती। भाई वो तो कन्विक्टेड है, लेकिन पॉपुलैरिटी तो उनकी आज भी बनी हुई है। तो जनता ये लीगली से थोड़ा अलग हटके कभी कभी दिल से भी सोचती है, कभी कभी दूसरे उसके रीजंस होते हैं, वजहें होती हैं किसी को सपोर्ट करने या ना करने के। तो इस वक्त मुझे लगता है कि बैठे बिठाए सेंटर ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक मुद्दा, एक हथियार दे दिया है। अदरवाइज अगर वो बाहर रहते और समन पे समन इवेड भी करते रहते तो शायद उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती जितनी कि अब मिल रही है, और जो एक जनमानस में जाके बैठ जाएगी। और मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडिया अलायंस को इससे फायदा होगा।